Assalamu alaikum. Today we are going to discuss an important and easy topic in physics, Doppler effect. Doppler effect के बारे में आपको बता दूं, it's applicable to light as well as sound. But here we are intended to discuss Doppler effect in sound only. हमारा जो आज का टारगेट है वो है Doppler effect को समझना. उसके बाद इसके डिफरेंट इसकी what's called to find the apparent frequency in Doppler effect. After that, we are going to discuss some important cases. After that, we are going to discuss some numericals, NEET-based numericals, and some NCERT-based numericals. Let's now start. Doppler effect start करते हैं. Our question is, what do you mean by Doppler effect in sound? Find the expression for apparent frequency of sound when there is relative motion between source and observer. आपको बता दूं, जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करे उसको सोर्स ऑफ साउंड कहेंगे और जो साउंड को डिटेक्ट करे उसको लिसनर हम कहेंगे यहाँ पे. सो वी हैव टू थिंग्स, वन इज सोर्स एंड अनदर इज लिसनर. अब डॉपलर इफेक्ट है क्या? whenever there is relative motion between source and the listener, जब दोनों के माबैन, जब दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन हो. वो कैसे? चाहे सोर्स मूव कर रहा हो और लिसनर रेस्ट में हो, चाहे लिसनर मूव कर रहा हो और सोर्स रेस्ट में हो, चाहे दोनों मूव कर रहे हो बट विद डिफरेंट पेस, तो यूं कहेंगे कि दोनों रिलेटिव मोशन में है. अब क्या, जब दोनों रिलेटिव मोशन में है तब सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, लिसनर वो फ्रीक्वेंसी सुनने वाला नहीं. दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. कि सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी की, जब दोनों में रिलेटिव मोशन हो, सोर्स और लिसनर में जब रिलेटिव मोशन हो, फिर सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, लिसनर वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा बल्कि कोई और फ्रीक्वेंसी सुनेगा. द लिसनर विल हियर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द phenomenon of Doppler effect. So whenever there is relative motion between the source of sound and the observer or listener, the apparent frequency heard by the listener is different from the actual frequency of the sound emitted by the source. This phenomenon is known as Doppler effect, and the shift in the frequency is known as Doppler shift. अब सवाल ये है कि से फॉर एग्जांपल सोर्स ने 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इमिट की, लिसनर 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा बल्कि डिफरेंट सुनेगा. अब सवाल यह है कि क्या ये 200 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है या कि 200 से कम फ्रीक्वेंसी सुनेगा? सो दैट डिपेंड्स. यू कैन सी ओवर हियर, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर डिक्रीजेस, जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होती हो, यानी कि जब ये दोनों आपस में अप्रोच कर रहे हों या इनके दरमियान डिस्टेंस कम होती हो, तो उस वक्त क्या है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लिसनर सुनेगा उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. दैन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. सिमिलरली, जब दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, व्हेन सोर्स एंड द लिसनर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर इज लेस. उस वक्त क्या है, फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाती है. सो हमने याद रखा, जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, कम होती है. अब इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल. हाँ, व्हेनेवर विस्लिंग ट्रेन अप्रोच अ प्लेटफॉर्म, जब कोई सायरन बजाती हुई ट्रेन, हॉर्न बजाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म के नज़दीक आ जाती है, तो उस वक्त हमें उसकी आवाज़ श्रिल सुनाई देती है, उसका पिच ज़्यादा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. और इसी तरह जब ये ट्रेन हमसे दूर भागती है, प्लेटफॉर्म से दूर भागती है, तो इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो धीमी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, उसका पिच कम पड़ जाता है. we can observe this practically on a roadside or at a bus stop. Let's now move to the next part of the topic to find the expression for apparent frequency in Doppler effect. इस पार्ट को करने से पहले
अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव वेलोसिटीज का। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। से फॉर एग्जांपल वी हैव टू कार्स ए एंड बी। अगर ये दोनों कार्स एक ही दिशा में जा रही हूं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूं, तो इनकी वेलोसिटीज माइनस हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट होती है। Relative velocity of car A with respect to B is VA minus VB. Similarly, relative velocity of car B with respect to A is VB minus VA. अब सेम डायरेक्शन में जाने के बजाय अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इनकी वेलोसिटीज एडअप हो जाती हैं, देन देयर वेलोसिटीज एडअप। सो क्या है, हमने याद रखा जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकी वेलोसिटीज को माइनस करना पड़ता है। और जब ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी वेलोसिटीज का क्या है, एडअप करना पड़ता है। लेट्स नाउ मूव टू द एक्चुअल टॉपिक नाउ। लेट्स कंसीडर द सोर्स ऑफ साउंड एस एंड लिसनर एल एट रेस्ट इन अ स्टेशनरी मीडियम। हम सोर्स, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सोर्स, लिसनर और मीडियम। ये तीन चीज़ें, तीनों क्या है, रेस्ट में। उसके बाद इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यू इज इट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज इट इज वेव लेंथ। तो इन वेलोसिटी, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, हियर लेमडा इज द वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब चलिए आ जाते हैं इस पर। Let's now consider that medium is moving with a velocity vm in a direction from source to L। अब हम मानते हैं कि एयर मूव हो रहा है या मीडियम मूव हो रहा है विद स्पीड vm। कौन सी दिशा में, फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। आवाज़ भी तो जा रही है फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। जब मीडियम मूव नहीं होता था तो स्टेशनरी मीडियम में आवाज़ की स्पीड कितनी थी, v। अब इस बार कितनी होगी, सीधी सी बात है, इस बार अगर मीडियम भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इस बार जो फ्रीक्वेंसी उसकी हो, सॉरी उसकी जो स्पीड होगी, दैट विल बी v प्लस vm, क्योंकि ये मीडियम जब इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसको हेल्प करेगा। सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v प्लस vm। इसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी, जब मीडियम भी मूव कर रहा है। मीडियम मूव करने से पहले इसकी वेलोसिटी v थी, अब मीडियम मूव करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, जितना मीडियम इसको हेल्प करेगा vm से। सो इसकी न्यू वेलोसिटी v प्लस vm होगा। सो लेट्स नाउ अब हम मान के चलते हैं, लेट्स नाउ कंसीडर दैट सोर्स आल्सो मूव्स। पहले हमने क्या माना था, पहले हमने ये माना था कि खाली ये तीनों सोर्स, मीडियम और लिसनर रेस्ट में थे। उसके बाद हमने मीडियम को दौड़ाया। अब उसके बाद हम तीसरा क्या कर रहे हैं कि सोर्स को भी दौड़ाते हैं। लेट्स नाउ कंसीडर दैट सोर्स आल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम एस टू एल। ये भी सोर्स से लिसनर की तरफ जा रहा है, एस टू एल जा रहा है विद द स्पीड वी एस। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इज, अरे इससे पहले सोर्स के मूव होने से पहले, सोर्स के मूव होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, साउंड की वेलोसिटी v प्लस वी एम। अब जब सोर्स भी मूव हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट डिपेंड्स। अगर साउंड अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, अगर सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर सोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इफ सोर्स एंड साउंड मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, वही जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यानी कि अगर सोर्स मूव कर रहा है इन द, अगर सोर्स मूव कर रहा है और हम
अगर हमने सोर्स के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है तो सोर्स की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी, सोर्स की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी। नाउ सो अब नई वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी v प्लस वी एम माइनस वी एस। ये होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट सोर्स। अब द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स वुड बिकम, अब अपेरेंट वेवलेंथ किसके बराबर होगी, हमें तो पता है वेवलेंथ होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट सोर्स कितनी है, वो है v प्लस वी एम, दैट इज वेवलेंथ किसके बराबर होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी कितनी थी विद रेस्पेक्ट सोर्स, दैट वाज v प्लस वी एम माइनस वी एस, और फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो रही है एक्चुअली वो कितनी है, वो है न्यू। सो अब जो नई जो अपेरेंट वेवलेंथ जो होगी, हाउ मच इज दैट, दैट इज दिस थिंग v प्लस वी एम माइनस वी एस डिवाइड बाई न्यू, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। अब सीक्वेंस आप याद रखिए, पहले हमने तीनों को रेस्ट में माना था, उसके बाद हमने मीडियम को दौड़ाया था, उसके बाद हमने सोर्स को दौड़ाया। अब नाउ लेट्स कंसीडर दैट लिसनर आल्सो मूव्स with a velocity vl in the same direction from s to l या l to l dash। सो l to l dash पहले मैं आपको दिखाऊं कि l कहाँ पर है और l dash कहाँ पर है, डायग्राम में देखिए। सो यानी कि इसी डायरेक्शन में अब लिसनर भी मूव कर रहा है, कौन सी स्पीड से, vl से। सो इस बार क्या है, द apparent the velocity of sound with respect to listener is, अब देखिए साउंड भी उसी दिशा में जा रहा है, लिसनर भी उसी दिशा में जा रहा है, तो वेलोसिटीज रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कौन सी वेलोसिटी करनी पड़ेगी, वही करनी पड़ेगी जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स विद रेस्पेक्ट टू लिसनर। अगर हम लिसनर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो लिसनर की ही वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी। ना उसके बाद द apparent frequency of sound waves heard by the listener, apparent frequency किसके बराबर होगी, सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड apparent frequency, velocity of sound with respect to listener divided by apparent wavelength of sound। ऊपर हमने apparent wavelength निकाला था, और इधर हमने वेलोसिटी भी निकाली है। सो इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी डिवाइड होगा वेलोसिटी और वेवलेंथ का, तब जाके मिलेगा क्या, तब जाके हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो सीधी सी बात है, ये वेवलेंथ देखिए, अपैरेंट वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर थी, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए हम। सो इसको थोड़ा सा एक सेटअप और सॉल्व करते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो मिलती है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी की, वो ये है। सो दो चार सेटअप्स में हमें आंसर मिल गया, जो फ्रीक्वेंसी हमें अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, दैट इज दिस थिंग। अब इस फ्रीक्वेंसी में आपको बता दूं, इस एक्सप्रेशन में आपको बता दूं, ये है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर, और ये है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर। v जो है, v है इसमें जो v है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टेशनरी मीडियम, vm इज द वेलोसिटी ऑफ मीडियम, vl is the velocity of listener, what's called this thing is the vs is the velocity of sound, and this nu naught, it is the actual frequency। अब बहुत आसान है, ये एक्सप्रेशन में मिल गई।
अब एक चीज़ है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अपेरेंट। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकैप करता हूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने ये याद दिलाया आपको कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होती है। स्टार्ट में हमने तीनों को, सोर्स, मीडियम और लिसनर को रेस्ट में माना था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने माना कि सोर्स इज मूविंग। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या माना, हमने माना मीडियम इज मूविंग। ठीक है, मीडियम मूव कर रहा है, तो साउंड की स्पीड कितनी बढ़ी, इतनी बनी। तो उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या माना है, अगले स्टेप में हमने ये माना कि अब सोर्स भी मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट सोर्स इतना बनता है। तो उसके बाद हमने ये मान लिया, सॉरी हमने क्या निकाला, व्हाट्स कॉल्ड, उसके बाद हमने निकाला अपेरेंट वेवलेंथ। ठीक है, अपेरेंट वेवलेंथ निकालने के बाद हम आगे इस पर कि हमने अब लिसनर को भी मूव कराया, तो लिसनर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी साउंड की ये बनती है। तो फिर हमने अगेन फ्रीक्वेंसी के लिए, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकाली। एक्सप्रेशन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू लिसनर डिवाइडेड बाय अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। सो निकालते निकालते इस समय चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते इस समय हमें जो लास्ट पे एक्सप्रेशन निकलती है ये निकलती है। सो 2-3 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। सो दिस गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर अपेरेंट wavelength, apparent frequency heard by the listener in case when source, medium and the listener move in the same direction। ये एक्सप्रेशन तब है जब ये सारे क्या एक ही डायरेक्शन में। अब साइन कन्वेंशंस की तरफ ध्यान दें। साइन कन्वेंशंस, ऑल द वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन फ्रॉम एस टू एल, सोर्स से लेकर लिसनर की तरफ जो वेलोसिटीज हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट में है दे आर टेकन एज नेगेटिव। सोर्स से लेकर लिसनर की तरफ वेलोसिटीज को हम पॉजिटिव लेते हैं और लिसनर से सोर्स की तरफ उनको हम नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद अब चलिए डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस डिफरेंट केसेस। नंबर 1 इज द मीडियम इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे अगर अब मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम एल टू एस, सीधी सी बात है, तो फिर उस वक्त वी एम को हमने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वी प्लस वी एम की जगह आ जाएगा वी माइनस वी एम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और नेक्स्ट केस में अगर हम मानेंगे कि मीडियम स्टेशनरी है, तो उस वक्त क्या है, वी एम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो उस वक्त जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज दिस थिंग। ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, ये कौन सा केस के लिए है कि जब मीडियम रेस्ट में है और दोनों सोर्स और लिसनर एक ही दिशा में मूव करते हैं। ये एक्सप्रेशन उसके लिए है, इसको आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर केस। इफ द लिसनर इज एट रेस्ट। अब हम दो केसेस ऐसे लेंगे जब लिसनर क्या रेस्ट में है, तो इसके दो केसेस बनते हैं। इफ द लिसनर इज एट रेस्ट while source moves towards listener, लिसनर तो रेस्ट में है और सोर्स लिसनर की तरफ आता है, तो उस वक्त तो लिसनर की सीधे क्या करना है कि लिसनर की वेलोसिटी यहाँ पे 0 जाएगी। तो एक्सप्रेशन इसमें लिसनर की वेलोसिटी 0 जाएगी, तो वहाँ पे क्या रह गया, वहाँ पे रह गया v डिवाइड बाई v माइनस वी एस। नेक्स्ट केस में अगेन लिसनर इज एट रेस्ट, लिसनर तो रेस्ट में है लेकिन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर, सोर्स लिसनर से दूर भाग रहा है। तो इस वक्त क्या है, इस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी इस वक्त नेगेटिव होगी।
सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लिसनर तो रेस्ट में है लेकिन सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी दिस थिंग। ठीक है, बहुत आसान है, आप इन चीज़ों को ट्राई करना खुद ही। उसके बाद अब हम दो केसेस और भी बनाते हैं किसके, अब सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं। इफ सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स को रेस्ट में रखते हैं तो द लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स को रेस्ट में रखते हैं और लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। तो इस वक्त क्या है कि अगर लिसनर मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम लिसनर टू सोर्स, तो लिसनर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, सोर्स की तो जीरो है। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा इस केस में। उसके बाद एक और केस, अगर सोर्स रेस्ट में ही है बट लिसनर मूव्स फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, लिसनर अब मूव कर रहा है अवे फ्रॉम सोर्स, सॉरी, एंड लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स। तो इस दिशा में सोर्स की वेलोसिटी तो जीरो होगी और लिसनर की वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस दिशा में इस सूरत में, इस केस में जो एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो ये आ जाएगा। बहुत आसान है। नाउ if the source and the listener are approaching each other, अगर सोर्स और लिसनर आपस में अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि सोर्स लिसनर की तरफ भाग रहा है और लिसनर सोर्स की तरफ भाग रहा है, तो उस वक्त क्या है, लिसनर की तो वेलोसिटी वही रहेगी, सॉरी, सोर्स की तो वेलोसिटी वही रहेगी जो है, लेकिन लेकिन इस सूरत में लिसनर की वेलोसिटी नेगेटिव बनेगी, लिसनर की। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर ये दोनों रिसेट कर रहे हों, इफ दे आर रिसेटिंग फ्रॉम ईच अदर, इफ दे आर रिसेटिंग फ्रॉम ईच, एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि सोर्स की वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। अगर वो लिसनर से भाग रहा है तो सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। तो हर सूरत को अगर हम देखेंगे गौर से, तो हर सूरत में एक चीज़ हमें मिलेगी, दैट इज़ कि जब भी ये दोनों आपस में अप्रोच करते हैं, जब भी ये दोनों आपस में अप्रोच करते हैं तो इनकी विला अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और जब ये आपस में रिसेट कर रहे हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी। एक और केस, इफ द सोर्स एंड द लिसनर मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर सोर्स और लिसनर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं विद इक्वल वेलोसिटीज, तो उस वक्त क्या है, वी एस वी एल के बराबर होगा। तो इस सूरत में वी एस वी एल के बराबर हम इसको रखते हैं किसके बराबर, व्हाट इज कॉल्ड वी डैश के बराबर। ठीक है, तो इस सूरत में एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। तो अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक ही सेम डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है इनमें रिलेटिव वेलोसिटी होगी नहीं। जब दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इनमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। तो उस वक्त डॉपलर शिफ्ट नहीं होगा वहाँ पर। सो उस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगी। इसी तरह वन मोर केस इज इफ द सोर्स एंड द लिसनर मूव इन राइट एंगल्स टू ईच अदर, अगर आप ये जा रहे हैं आपस में राइट एंगल्स टू ईच अदर, then their velocity components along along wave direction, और जो velocity components होंगी वो होगा v cos of 90, vs cos of 90, that is 0। so इसी तरह जो लिसनर होगा उसका जो कंपोनेंट होगा along
अलॉन्ग वेव डायरेक्शन दैट विल बी VL cos ऑफ 90, वो भी 0 होगा। तो इस सूरत में भी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। सो हमने याद रखा कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सोर्स और लिसनर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उस सूरत में भी डॉपलर शिफ्ट नहीं होगा। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर दिशा में मूव कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी डॉपलर शिफ्ट नहीं होगा। लेट्स नाउ मूव टू न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from the observer towards a cliff at a speed of 15 meters per second. Then the frequency of the sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is. क्वेश्चन को समझ लो। ये ऑब्जर्वर है, ये साहब यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठे हैं, ये सायरन है, ये यहाँ पे सायरन है यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्लिफ है। सायरन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, क्लिफ भी रेस्ट में, सायरन मूव कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है कि ये जो सायरन जो आवाज़ इमिट करता है वो क्लिफ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, फिर ऑब्जर्वर के कानों तक जाती है। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। उधर से ही बताया गया है दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। ये तो गिवन है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक 2015 और 16 में, मेरे ख्याल से इस पर लिखा होगा, या 2016 में आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, we'll do this in 2 steps। इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में, क्वेश्चन आपने समझ लिया। क्वेश्चन क्या है कि सायरन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, क्लिफ जहाँ से आवाज़ वापस आती है रिफ्लेक्ट होकर तो वो भी रेस्ट में, लेकिन बीच में खाली सायरन मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स क्लिफ। अब जो सायरन से जो आवाज़ निकली, सायरन से जो साउंड निकला वो रिफ्लेक्ट होके आता है कहाँ से, क्लिफ से, और फिर ऑब्जर्वर के कानों में जाता है। तो हमने बताना है कि ऑब्जर्वर को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। इस क्वेश्चन को 2 सेटअप्स में कर लेते हैं। एक सेटअप ये कि जब सायरन ने इमिट आवाज़ की एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 हर्ट्ज, फिर वो आवाज़ क्लिफ तक जब पहुंचती है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये हो गया एक सेटअप। पहले हम वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्लिफ तक, क्योंकि रिलेटिव मोशन है बिटवीन सायरन एंड क्लिफ। दूसरा सेटअप ये है कि फिर वो आवाज़ जब रिफ्लेक्ट होती है क्लिफ से तो फिर ऑब्जर्वर को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। पहला सेटअप, हम सीधे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो हमें पता ही है, दिस इज जो भी हमने डिराइव की। अब यहाँ पर मीडियम रेस्ट में है, अगर मीडियम रेस्ट में है तो Vm 0, अगर मीडियम रेस्ट में है तो Vm 0। ठीक, तो फार्मूला हमारी ये वाली बन गई फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। अब यहाँ पे एक और बात, जो व्हाट्स कॉल्ड लिसनर जो है, लिसनर तो यानी कि इस वक्त लिसनर कौन है, इस वक्त क्लिफ लिसनर बन गया। क्लिफ जो है वो लिसनर बन गया। तो क्लिफ क्या है, रेस्ट में है। सो यहाँ पे VL 0। तो जब VL आपने इस फार्मूला में 0 लगाया तो फार्मूला क्या बन गई, फार्मूला तो बन गई V डिवाइडेड बाई V माइनस VS। ठीक है, V डिवाइड बाई V माइनस VS, ये फार्मूला बन गई। तो V किसके बराबर है, V है किसके बराबर, 330 के। V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, डिवाइड बाय 330 स्पीड ऑफ साउंड, माइनस क्या करोगे,
माइनस करोगे वी एस यानी कि सोर्स की स्पीड, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्लिफ को। क्लिफ के मान लेते हैं कान है और वो इस आवाज़ को सुनता है, तो वो जो साउंड सुनेगा दैट विल हैव ए फ्रीक्वेंसी 838 हर्ट्ज। अब सिटअप सेकंड में नाउ द ऑब्जर्वर hears the sound reflected from the cliff as an echo। जब अब ऑब्जर्वर जो साउंड सुनेगा, अब जब ऑब्जर्वर साउंड सुनेगा वो कहाँ से आ गया? क्लिफ से। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर लिसनर माना जाएगा और क्लिफ सोर्स माना जाएगा। अब सोर्स कौन सी फ्रीक्वेंसी वहां से भेजता है? 838 फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज तो है यहाँ पर कि दोनों सोर्स और क्लिफ रेस्ट में है, इनके दरमियान रिलेटिव मोशन है नहीं, लिहाजा डॉपलर शिफ्ट भी नहीं होगा। लिहाजा जो क्लिफ से आवाज़ आई थी 838 फ्रीक्वेंसी से, ऑब्जर्वर भी 838 फ्रीक्वेंसी सुनेगा। सो ऑब्जर्वर भी 838 फ्रीक्वेंसी सुनेगा। सो यहाँ पर आई थिंक हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए 838 हर्ट्ज। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो नीट 2016 में आया हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का आई थिंक ये सॉल्व एग्जांपल है। वहां पे a rocket is moving at a speed of 200 meter per second towards a stationary target। रॉकेट मूव कर रहा है एक स्टेशनरी टारगेट की तरफ। emits a wave of frequency 1000 hertz। ये इमिट जो वेव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 hertz। some of the sound is reflected back as echo। कुछ साउंड तो वापस आ रहा है एज इको। उसके बाद हमने क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट। अरे टारगेट ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी थी, जो कि रॉकेट ने इमिट की थी, तो एक तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि टारगेट ने कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनी थी, डिटेक्ट की थी। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय रॉकेट। उस इको की फ्रीक्वेंसी क्या थी जो रॉकेट ने सुनी? फ्रीक्वेंसी जो रॉकेट ने सुनी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको डिटेक्टेड बाय रॉकेट। चलिए दोनों क्वेश्चन पहले हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। आई एम सॉरी, डायग्राम मैंने यहाँ पे दी नहीं है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं कुछ। ये मान के चलते हैं ये रॉकेट है और ये मान जा के चलते हैं टी फॉर टारगेट है। अब सुनो, एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बनेगा वो ये है। इस एक्सप्रेशन से हम काम लेंगे। अब पहली बात इस एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें होंगी? पहली बात, मीडियम तो रेस्ट में है भाई, मीडियम रेस्ट में है। कर दो Vm0 तो एक्सप्रेशन ये बनेगी, ठीक। उसके बाद पहले वाले केस में रॉकेट सोर्स बनेगा और टारगेट लिसनर बनेगा, ठीक है। सो स्पीड ऑफ साउंड बेचारे ने उधर से ही बोला है। स्पीड ऑफ साउंड कौन सा कलर? चलिए ये वाला चूज कर लेते हैं। सो स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 330। सो लगाओ 330 यहाँ पर V की जगह। सो इसी तरह VL, टारगेट तो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड 0, रॉकेट तो मूव कर रहा है, सो सोर्स की स्पीड 200, ठीक है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज 1000।
ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है दैट इज दिस थिंग, दैट इज समथिंग लाइक दिस, 2538.5 हर्ट्ज। चलिए उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी टारगेट सुनेगा। अब ता अब दूसरे केस में टारगेट सोर्स बन जाता है और रॉकेट लिसनर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हियर इको इज reflected from target and detected by a detector of rocket. So here target is the source and rocket is the observer. So कर लो अप्लाई, वही चीज़ है, वही चीज़ है जो हमने अभी उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने किया था। तो यहाँ पर सॉल्वड है आपके लिए, दिस विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ लो, और पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, खुद ही। और नहीं आया तो इसको फिर यहाँ से देख लो, यू कैन डू इट। सो मेरे ख्याल से इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ये वीडियो भी फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसमें और क्वेश्चन डालता। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।